आइए अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। पिछले टर्न पे हम देख रहे थे कि डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में काफी हमने पढ़ा, एंटी डिफेक्शन के आधार पे एंटी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ा। अब हम अनुच्छेद 101 देखते हैं। आर्टिकल 101 बताता है स्थानों के, सदन में स्थानों के रिक्त होने के बारे में। तो पहली तो निर्भरता की बात, डिस्क्वालिफिकेशन, अभी पिछले बार हमने पढ़ा एंटी डिफेक्शन के आधार पे डिस्क्वालिफिकेशन। दूसरी क्वालिफिकेशन रेसिग्नेशन की है। अगर कोई मेंबर हाउस का, राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, अगर काम नहीं करना चाहता तो उससे हम जबरदस्ती काम थोड़ी लेंगे। वो किसी भी समय त्याग पत्र दे करके रेसिग्नेशन राइटिंग किसको एड्रेस करके, अगर लोकसभा का मेंबर है तो स्पीकर को, और राज्यसभा का मेंबर है तो चेयरमैन साहब को रेसिग्नेशन दे करके वो खिसक सकता है। ठीक, ये है। लेकिन पद त्याग में एक बात यह भी ध्यान देने की है कि ये एक संवैधानिक प्रावधान है कि स्पीकर या चेयरमैन जिसको भी मिलेगा वो उसकी संक्षिप्त जांच कर सकता है कि ये जो है वॉलंटरी है कि नहीं, ये स्वैच्छिक है कि नहीं, वो वास्तविक है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, तभी ये रेसिग्नेशन एक्सेप्ट होगा। त्यागपत्र देने से आप अपने कार्य से मुक्त नहीं होंगे जब तक कि त्यागपत्र स्वीकार नहीं हो जाता। और त्यागपत्र इन दो आधार पे अस्वीकार भी हो सकता है कि अगर ये लगता है स्पीकर को या चेयरमैन को कि ये जो रेसिग्नेशन है, ये रेसिग्नेशन क्या है, वॉलंटरीली नहीं है, स्वेच्छा से नहीं दिया गया और जेन्युइन नहीं है, तो इस आधार पे भी आप रिक्त आपका स्थान हो सकता है। और ये भी प्रोविजन है कि हाउस का कोई मेंबर बिना हाउस के संज्ञान में, बिना हाउस के परमिशन के 60 दिन से अधिक अगर लगातार सदन के 60 दिन तक लगातार सदन की कार्रवाई से अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त कर दिया जाएगा। यहां एक बात ध्यान देने की है कि जब हम ये गणना करने लगते हैं तो सदन के स्थगन और सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक की जो अवधि होती है उसको इस कंप्यूटेशन में, गणना में हम शामिल नहीं करते। इस तरीके से स्थान रिक्त हो सकता है। और चौथी कंडीशन ये है कि डबल मेंबरशिप, आप किसी एक ही सदन के सदस्य हो सकते हैं एट ए टाइम, और अगर आपकी दोहरी सदस्यता है तो आपको एक उसमें से छोड़नी पड़ेगी। ठीक, दोहरी सदस्यता के बारे में देखें क्या कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन तो यह हो सकती है कि आप, कोई व्यक्ति है, दोनों हाउस का मेंबर चुन लिया गया, लोकसभा का भी चुन लिया गया, राज्यसभा का भी चुन लिया गया, तो उनके पास 10 दिन का समय होता है कि वो अपनी सीट को चुन ले इन डिफॉल्ट ऑफ सच। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इन डिफॉल्ट सच इंटीमेशन क्या होगा आपका, अगर आप स्वेच्छा से अपनी सीट नहीं चुन लेते हैं तो राज्यसभा की जो आपकी सीट है उसे रिक्त कर दी जाएगी। ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप सिटिंग एमपी हैं, एक हाउस में है, दूसरे हाउस के लिए चुन लिए जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पहली वाली सीट है वो वैकेंट हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी। ये प्रावधान है। तीसरी कंडीशन आपकी ये हो सकती है, पहली में ये थी कि आप एक पर्सन थे, दोनों हाउस में चुने गए तो विद इन 10 डेज आपके पास ये ऑप्शन है कि एक छोड़ दीजिए, एक नहीं छोड़ते हैं तो आपकी राज्यसभा की जाएगी। दूसरे वाली में ये था कि आप एक हाउस के मेंबर थे लेकिन दूसरे हाउस में आप इलेक्ट हो गए, तो जाहिर सी बात है कि आप दूसरे में जाना चाह रहे थे तभी आप इलेक्शन लड़े, तो ऑटोमेटिकली आपकी पहली वाली वैकेंट हो जाती है। तीसरी कंडीशन आपने ये देखा होगा कि लोकसभा के एक ही हाउस में दो जगह से लोग चुनाव जीत के आ जाते हैं, 2 जगह से मेंबरशिप होती है। अगर ऐसी मेंबरशिप है तो आपको एक छोड़ना पड़ेगा, और अगर आप एक नहीं छोड़ेंगे तो आपकी दोनों चली जाएगी। ठीक, और एक कंडीशन और हो सकती है कि आप कहीं के एमएलए हैं, कहीं किसी विधानसभा के सदस्य हैं और आप लोकसभा में चुन लिए जाते हैं। कहने का मतलब आप एमएलए थे और आप एमपी इलेक्ट हो गए, तो आपको क्या करना होता है, विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर आपको ये जो एमएलए वाली सीट है इसको वैकेंट करनी होती है, छोड़नी होती, अन्यथा आपकी एमपी वाली सीट चली जाएगी। ये कंडीशंस हैं। ये पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
51 में सब दर्ज हैं। और एक कंडीशन और सीट वैकेंट होने की हो सकती है कि अदर सिचुएशन की आपका चुनाव जो है, चुनाव ही निर्हर अवैध घोषित हो जाए। ये कहां होगा, इसके लिए संविधान में प्रावधान नहीं है। ये एक्ट जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इस बात की व्यवस्था करता है कि ये हाई कोर्ट से होगा। और अगर आप एग्राइव पार्टी हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अगर आपकी जो सदस्यता है वो खत्म हो जाती है, आप निर्हर हो जाते हैं, तो भी आपकी सीट वैकेट हो जाएगी, आप खर गए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपको एक्सपेल्ड कर दिया जाए हाउस से, होता है ना, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाइए, प्रेसिडेंट बन जाइए, या किसी स्टेट्स के गवर्नर अपॉइंट हो जाइए। तो इन कंडीशन में ये आर्टिकल 101 गवर्न करता है इसको। तो इसमें 10T के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन, रेसिग्नेशन से आप जा सकते हैं। 60 दिनों से अधिक समय तक अगर आप हाउस को बताए बगैर कार्रवाई से गैर हाजिर हैं, डबल मेंबरशिप आपकी है, चर्चा हो गई, अदर्स हो गई, तो ये कंडीशंस हैं आपकी ये सीट वैकेट होने की। और इसी में अब हम थोड़ा आगे देख लें शपथ के बारे में। आर्टिकल 99 है हमारा, आर्टिकल 99 का चक्कर जिसको कहते हैं, वो शपथ, ओथ और एफर्मेशन को डील करता है। आर्टिकल 99 ये शपथ हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा हो गया है कि छोटे से लेकर के हम हर बात पे कसम खाते हैं। फिल्मों में मां कसम, विद्या कसम है, तो शायद हमको लोग बिना कसम खाए सीरियसली नहीं लेते हैं, शायद इसीलिए कसम खाने की जरूरत पड़ती है। और या हमारी निष्ठा कसम खाने के बाद लोगों को लगता है कि ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा विश्वसनीय हो जाएगी। तो संविधान में भी इस तरह की व्यवस्था है। प्रत्येक सदस्य को आर्टिकल 99 इस बात की व्यवस्था करता है कि बिना शपथ और प्रतिज्ञान के, शपथ या प्रतिज्ञान के, ओथ या एफर्मेशन के कोई भी मेंबर हाउस में न तो बैठक में भाग लेगा न तो वोट देगा। और यही नहीं, उसकी जो प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज हैं, जो उसकी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां हैं, वे भी उसे प्राप्त नहीं होंगी अगर वो क्या हाउस में ओथ और एफर्मेशन के पहले बैठता है। तो जब हाउस आती है चुन करके तो पहले दिन बड़ी गहमा गहमी रहती है, शपथ और प्रतिज्ञान की बात होती है, ओथ लिया जा रहा है। तो क्योंकि बिना ओथ के आप यहां तक कि अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं सकते, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्य नहीं शुरू होगा। तो पहली कंडीशन होती है बिना ओथ के कोई कार्य नहीं शुरू होता, ओथ जरूरी है। इसकी व्यवस्था अनुसूची 3 में ओथ की व्यवस्था की गई है। उसका जो प्रारूप है वो 3 में है, अनुसूची 3 में है, उसी के आधार पर शपथ दिलाई जाती है। और शपथ दिलाता कौन है? अब चूंकि आप जानते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के विघटन के बाद भी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपने पद पे बना रहता है, और जब तक कि नई हाउस चुन के आती है उसके पहले तक वो बना रहता है। और उसके वास्ते पहली बात ये होती है कि एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। तो राष्ट्रपति जो है एक प्रोटेम स्पीकर, जिसको अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं, चुनता है। और पुराने अध्यक्ष का कार्य, ये नई लोकसभा का जब गठन हो जाता है तो उसी समय जो है पुराने वाले लोकसभा स्पीकर जो अब तक बने रहते हैं उनका कार्यकाल खत्म होता है, और तब प्रोटेम स्पीकर, जिसे हम अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहें, का अपॉइंट किया जाता है, जो सदस्यों को शपथ दिलाता है। शपथ में क्या है? यही है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, और यह है कि अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। अनुसूची 3 में उसका प्रारूप दिया हुआ है। तो ये जो है शपथ लेगा, शपथ लेने के बाद ही वो किसी बैठक में भाग ले सकता है, वोट दे सकता है। और शपथ लेने के बाद फिर से जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसकी ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नए अध्यक्ष का चुनाव करावे। और जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तब उसका काम स्वतः खत्म हो जाता है प्रोटेम स्पीकर का। तो प्रोटेम स्पीकर की यही लायबिलिटी है कि जब सदन लोकसभा चुन करके आता है तो सदस्यों को शपथ दिलाना और लोकसभा का अध्यक्ष चुनाने में, सेलेक्ट कराने में मदद करना, यही अस्थायी स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर का कार्य है। और उसके बाद उसका कार्यकाल स्वतः खत्म हो जाता है। राष्ट्रपति उसको इसीलिए मनोनीत किया जाता है। और सामान्यतः एक परंपरा है कि जो उम्र भी एक योग्यता है, तो सबसे योग्य व्यक्ति, यानी जब सबसे
अधिक उम्र का जो सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन होते हैं उन्हीं को इसके लिए चुना जाता है, अपॉइंट किया जाता है कहिए। तो ये बातें हो गई। तो शपथ प्रतिज्ञान के बिना न तो आप सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, न तो आप वोट दे सकते हैं, न तो आपको विशेषाधिकार उन्मुक्तियां मिलेंगी। और यह भी बात है कि 104 इस बात की व्यवस्था करता है, आर्टिकल 104 इस बात को कहता है कि अगर आप हाउस में ये जानते हुए भी बिना शपथ लिए हाउस में बैठते हैं, या ये जानते हुए भी कि आप उसकी सदस्यता के लिए एलिजिबल नहीं है, अर्ह नहीं है, या ये जानते हुए भी कि किसी संसदीय विधि के तहत आपको इस हाउस में भाग लेने या वोट देने के लिए मना किया गया, आप जानते हुए भी, ये तीनों बातें। पहली बात क्या थी कि आप ये जानते हैं कि आप इसके लिए संसद की सदस्यता के लिए या हाउस की मेंबरशिप के लिए अर्ह नहीं, एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज ये कि आपने ओथ ऑफ एफर्मेशन नहीं लिया, शपथ या प्रतिज्ञान नहीं किया। तीसरी चीज ये कि किसी संसदीय विधि के तहत आपको हाउस में भाग लेने या वोट देने से प्रतिवादित या मना किया गया है। इन चीजों को जानते हुए अगर आप हाउस में बैठते हैं, भाग लेते हैं, तो एक व्यवस्था है कि 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको दंड देना पड़ता है। 500 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको फाइन देनी पड़ती है। ये प्रावधान है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 106, 106। ये संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में है। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में है। मेंबर ऑफ हाउसेस के सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में है। संसद ने इस बात की संविधान ने इस बात की व्यवस्था की थी। संविधान में इस बात की व्यवस्था थी कि संसद अपने सदस्यों के लिए वेतन भत्तों आदि का निर्धारण करेगा। तो 1954 में संसद ने वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम बनाया, यानी कि ये सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन एक्ट बनाया 1954 में। और हालांकि संविधान में संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन संसद ने अपने सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था करी है। 1976 में उन्होंने ये किया कि हर 5 वर्ष की अवधि के लिए संसद के सदस्य जो है, हर 5 वर्ष की अवधि के लिए संसद के सदस्य जो होंगे वो पेंशन के एलिजिबल होंगे, हकदार होंगे। ये 1976 से इन्होंने अपने लिए ये व्यवस्था बनाई। और 54 का जो वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम था, उसी के हिसाब से भत्ता दिया जा रहा था। लेकिन 2018 में इसमें अमेंड किया गया और काफी अच्छा खासा अमेंडमेंट हुआ। जैसे कि आप देखेंगे कि सदस्यों के जो वेतन थे वो 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख रुपया पर महीना कर दिया गया, 1 लाख रुपया प्रतिमाह कर दिया गया है। और इनके जो निर्वाचन क्षेत्र भत्ता था, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस थे, उसको भी बढ़ा करके पहले ये 45,000 थे, इसे बढ़ा के 70,000 कर दिया गया। और इसी तरीके से कार्यालय खर्च के नाम पे, ऑफिस अलाउंस के नाम पे जो पहले 45,000 था, उसको 60,000 रुपया कर दिया गया। तो अच्छा खासा जोड़िए तो 2,30,000 तो यही हो गया। ये प्रतिमाह की बात हो रही है। और इसके अलावा जो है डीए के लिए, डीए पहले 1,000 रुपया पर डे था, डेली अलाउंस दैनिक भत्ता, वो बढ़ा करके 2,000 रुपया रोज कर दिया गया। जोड़िए इतनी धनराशि ये हो गई। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि फ्री चिकित्सा सुविधा, यात्रा की सुविधा, फ्री एकोमोडेशन और हवाई यात्रा और अन्य सुविधाएं तो है ही हैं। तो याद रखिएगा कि सैलरी 1 लाख रुपए प्रतिमाह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस इस समय 70,000 हो गया है, ऑफिस अलाउंस 60,000 है और डीए 1,000 पर डे से बढ़ के 2,000 हो गया है। पेंशन की जहां तक बात है, हर 5 वर्ष की अवधि के लिए पेंशन के हकदार हैं। 1976 से लागू है। और ध्यान देने की बात यह भी है
कि हमारे जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं, इनका जो वेतन है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत के संचित निधि पे भारित है। इस नाते ये ऐसे संसद के वार्षिक मत के अधीन नहीं होता है। और बाकी अगर देखा जाए तो जो ये 2-3 और पदाधिकारी हैं, अगर हम वाइस प्रेसिडेंट साहब की सैलरी बताई थी 4 लाख रुपया प्रतिमाह हो गई, ये 2.5 लाख की भी बढ़ा दिया गया था, 4 लाख हो गया। राष्ट्रपति साहब की 5 लाख है, वाइस प्रेसिडेंट साहब की 4 लाख रुपया है। सुविधाएं बहुत हैं, लंबी चौड़ी सूची है, पढ़ लीजिएगा उसको, भला उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये 4 लाख है। इसके अलावा जो 3 और लोग हैं, यानी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इन चारों में की जो बात मैं कर रहा था, इनमें से बाकी जो 3 है, ये राज्यसभा के चेयरमैन साहब तो वाइस प्रेसिडेंट वाले में गए, बाकी जो 3 लोग बचे, वाइस चेयरमैन साहब और हमारे स्पीकर सर और डिप्टी स्पीकर सर, इन लोगों की जो सैलरी है, बाकी जो सुविधाएं हैं, ये एमपी जैसी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसी ही हैं। और एक अलाउंसेस और है, सब्स्टिट्यूटरी अलाउंस। सब्स्टिट्यूटरी अलाउंस जो है, ये लोकसभा अध्यक्ष को, ये कहिए सत्कार व्यय, ये जजों को भी, सारे सम्मानित लोगों को एक तरीके से कहिए खर्च के लिए, ये व्यय विषयक भत्ता कहिए, सत्कार भत्ता कहिए, न्यायिक भत्ता लिखा है कहीं कहीं है। तो ये अलाउंस लोकसभा स्पीकर को 2000 रुपया पर डे है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर को मिलता है। और बाकी जो डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन साहब तो उसमें चले गए, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन साहब है, उनको जो है डिप्टी मिनिस्टर की तरीके से 1000 रुपीज पर डे मिलता है। ये सब्स्टिट्यूटरी, ये क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटरी अलाउंस। तो ये वेतन भत्ते की बात हो गई। ठीक, और अब आगे देखते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो लोकसभा में आपको पता है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और इसके अलावा 10 मेंबर का एक जो है सभापति का पैनल होता है। इसी तरीके से आपकी राज्यसभा में सभापति, उपसभापति और एक उपसभापति का पैनल होता है 10 सदस्यों का। ये जो है प्रिजाइड करते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। और आर्टिकल 93 जो है हमारा इस बात की व्यवस्था करता है कि लोकसभा 93 ये कहता है आर्टिकल कि लोकसभा यथाशक्य शीघ्र का इस्तेमाल हुआ है। हिंदी में यथाशक्य शीघ्र, अंग्रेजी की शब्दावली है संविधान में एज सून एज मे बी। अपने में से 2 सदस्यों को, एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष का चयन करेगा। तो 93 के अंतर्गत जो है लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है यथाशक्य शीघ्र, एज सून एज मे बी। और 94 ये बताता है कि ये सदस्यता रिक्त कैसे होगी। सदस्यता रिक्त होने के वही तरीके हैं कि अगर जो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्पीकर या डिप्टी स्पीकर है, अगर वो सदस्य नहीं रहता, अगर वो सदस्यता रिक्त कर देता है तो काम खत्म हो गया, फिर पद रिक्त हो जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि उपसभापति स्पीकर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को रेसिग्नेशन दे दे। आपको इससे जबरदस्ती तो काम करा नहीं सकते है? तो ये दूसरी कंडीशन होती है रिक्तता की, रेसिग्नेशन दे दिया। दोनों के केसेस में यही है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि इनका रिमूवल हो गया। रिमूवल कैसे होगा? इसके लिए एक रेजोल्यूशन लाना होगा। रेजोल्यूशन लाने के पहले स्पीकर के केस में भी, डिप्टी स्पीकर के केस में भी आप जानते हैं 14 दिन पहले नोटिस देनी होती है। नोटिस देने के बाद तत्कालीन कुल लोकसभा के सदस्यों की संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष जी को या उपाध्यक्ष जी को, स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है। ये इनके रिक्तता की व्यवस्था है, ये 94 में है। और 96 इस बात की व्यवस्था करता है, 96 हमारा आर्टिकल की, अगर इसी के बारे में, इसी को आगे बढ़ाता है कहिए रिक्तता को,
ये जो बात अभी कर रहे थे कि लोकसभा तत्कालीन अगर उसको हटाना है तो लोकसभा के तत्कालीन कुल जितनी समस्त सदस्यों की संख्या के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा 14 दिन पहले नोटिस देके एक रेजोल्यूशन लाके प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। तो यहां एक बात और ध्यान देने की है, 96 ये कहता है कि अगर इस तरह का कोई रेजोल्यूशन हाउस में है तो वैसी स्थिति में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हाउस को प्रिजाइड नहीं करेगा। ये नेचुरल जस्टिस की मांग है, प्रिजाइड नहीं करेगा। हाँ, वो सदन में बोल सकता है, सदन में भाग ले सकता है, मगर वो कास्टिंग वोट नहीं करेगा। ठीक, ये 96 हो गया। अब हम थोड़ा सा देख लें, ये समझ लें कि पावर और फंक्शंस क्या है लोकसभा स्पीकर के। ये बड़ा रिस्पॉन्सिबल पद है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर, इन लोकसभा लिख लीजिए चाहिए तो सुविधा के लिए। ठीक, तो ये रोल क्या है उसका, उसके पावर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, इसकी व्यवस्था जो है, ये स्पीकर के पास जो शक्ति आती है वो 3 जगह से आती है। पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, दूसरा है द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट, द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस अब लोकसभा, और तीसरी चीज जो है, ये दूसरा हो गया, तीसरा आपका है पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, तो स्पीकर के जो शक्ति का स्रोत है वो इन 3 जगहों से आता है। पहला तो भारत के संविधान से, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, दूसरा कि संसद ने अपना रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा बनाया है, ये जो रूल है उसके हिसाब से स्पीकर काम करता है, और तीसरा पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हैं हमारे, इनके आधार पे, ये है इन्हीं के आधार पे स्पीकर काम करता है। और इनका वो फाइनल इंटरप्रेटर है। वो जो है लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो प्रिंसिपल स्पोक पर्सन होता है, उसका डिसीजन फाइनल होता है, उसको गेट ऑनर है, गेट डिग्निटी है, उसकी एक अलग स्पेशल अथॉरिटी है, वो सुप्रीम अथॉरिटी है लोकसभा का, वो लोकसभा को रिप्रेजेंट करता है स्पीकर, वो चीफ स्पोक्स पर्सन है हाउस का, वो गार्जियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस है सारे हाउस के मेंबर्स का, और यही नहीं जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं उनका भी। तो लोकसभा के स्पीकर का जो स्थान है वो बड़ा महत्वपूर्ण। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर हम वरीयता देखने लगे संवैधानिक पदाधिकारियों की, तो नंबर 1 पे आते हैं राष्ट्रपति, नंबर 2 पे उपराष्ट्रपति, नंबर 3 पे प्रधानमंत्री, नंबर 4 पे गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, उनके वो क्रम के हिसाब से अल्फाबेटिकली, और 5वें स्थान पे आते हैं हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, और उसी में साथ में जोड़ दिया गया है वाइस प्राइम मिनिस्टर साहब को, और 6वें स्थान पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ स्पीकर को भी रखा गया, यानी लोकसभा का अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश के साथ जो है वरीयता क्रम में 6वें स्थान पे है। केंद्रीय मंत्रिमंडल इसके बाद आता है, 7वें पे आता है। तो ऐसे ही आप समझें कि लोकसभा के स्पीकर का पद कितना महत्वपूर्ण है। और ये दुर्भाग्य कहिए कि हमारे देश में ब्रिटेन जैसी संवैधानिक परंपरा का विकास नहीं हो पाया, किन्हीं कारणों से आप समझिए, जहां की स्पीकर किसी स्पीकर के साथ कोई दलीय प्रतिबद्धता नहीं होती। स्पीकर बनने के बाद जैसे ब्रिटेन में होता है, वो अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, वो सिर्फ स्पीकर का काम करता है। लेकिन हमारे यहां जो है पार्टी लाइन पे स्पीकर होता है, स्पीकर अपना दल नहीं छोड़ता, और स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण होता है। इसी नाते जो पार्टी बहुमत में होती है वो चाहती है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष हो उसकी पार्टी का हो, और वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसका काम क्या है
आप जानते ही हैं, उसका काम है कि हाउस में डिकोरम को मेंटेन करना, ऑर्डर करना, हाउस के ऑर्डर को जो है मेंटेन करना, डिकोरम कंडक्टिंग जो बिजनेस है और रेगुलेटिंग इट्स प्रोसेसिंग्स, उसकी प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करना। वो क्या कर सकता है, वो एडजर्न कर सकता है और सस्पेंड कर सकता है हाउस को। अगर हाउस में क्या कहते हैं कि अगर हाउस में वो गण पूर्ति कोरम नहीं है, अगर हाउस में कोरम नहीं है तो ही एडजॉर्न द हाउस, उसके पास पावर है कि हाउस को एडजॉर्न कर दे और सस्पेंड कर दे हाउस को। कोरम क्या है, कोरम गण पूर्ति, सदन की कार्रवाई के लिए गण पूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10% है, होनी चाहिए। जैसे लोकसभा में 55 सदस्य अगर हैं तो कोरम पूरा है। सामान्यतः लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू होती है, 11 बजे से 1 बजे तक चलती है, 1 से 2 तक भोजन अवकाश होता है और फिर 2 से 5 तक काम करती है सदन। तो जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो उस समय कोरम गणपूर्ति आवश्यक होती है। अगर गणपूर्ति नहीं है तो लोकसभा स्पीकर जो है बैठक को रोक देता है, चालू नहीं रखता है। गणपूर्ति आवश्यक है तो ऐसे में वो कोरम बेल बजाएगा लोकसभा स्पीकर, अगर कोरम नहीं है तो बैठक नहीं होगी। तो ये देखना काम, अगर ऐसी स्थिति कोरम नहीं है तो एडजर्न कर सकता है। ये स्पीकर का जो अपना अधिकार है। वो जो प्रोसीडिंग्स है, लोकसभा की कार्रवाई कैसे सुचारू ढंग से चले, कैसे सारे दलों को एक समानुपातिक ढंग से अवसर दिया जाए जिससे उनका के नियमानुसार, ये प्रक्रियाओं के अनुसार ये प्रोसीजर और कंडक्ट बिजनेस लोकसभा ये जो बना हुआ है इसके हिसाब से सबको बोलने का अवसर मिले, ये सारी व्यवस्था जो है स्पीकर करता है और उसका डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है, फुल एंड फाइनल होता है। प्राइमरी भी होता है और फाइनल भी होता है। तो हम बात कर रहे थे कोरम की, तो कोरम आप बता दिया, कोरम के बिना कार्रवाई नहीं होगी। कोरम के लिए 1/10 सदस्य होने चाहिए, यानी लोकसभा में 55 सदस्य का कोरम है। और भोजनावकाश के बाद फिर स्पीकर जो है कोरम बेल बजाएगा, उस समय भी गणपूर्ति होनी जरूरी होती है, कोरम होना जरूरी होता है। लेकिन अगर किसी कारण से संसद का समय बढ़ गया या भोजनावकाश को स्थगित कर दिया गया या 5 बजे के बाद चल रही है तो फिर कोरम का उतना ध्यान नहीं रखा जाता है स्पीकर के द्वारा। लेकिन अगर उस दौरान भी कोई मेंबर ये प्रश्न उठा दे कि कोरम नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष तुरंत कार्रवाई को रोक देता है। तो ये कोरम की बात हो गई, ये इसको डिसाइड करना स्पीकर का काम है। और ये भी हम जानते हैं कि ही डज नॉट वोट एट द फर्स्ट इंस्टांस, वो पहले बार वोट नहीं देता। लेकिन इन केस ऑफ टाई, अगर जो है वो कास्टिंग वोट देगा, अगर जो है दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष में मान लीजिए बराबर 10-10 वोट दोनों तरफ से पड़े हैं तो उसको निर्णायक मत कास्टिंग वोट देने का अधिकार है। और उसको वोट देने का अधिकार न देकर के एक तरीके से उसकी निष्पक्षता की बात रखी गई है, तो ये करेगा। फिर आप जानते ही हैं कि अगर किसी बिल को लेकर के सदन के दोनों सदनों में डेडलॉक हो गया है और प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सिटिंग बुलाना चाहता है और ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है तो उसको प्रिजाइड लोकसभा का अध्यक्ष करता है। हमारे अनुसूची 10 में, शेड्यूल 10 में जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत अभी चर्चा हम कर रहे थे, जो 4 बातें बताई थी, अगर उसके तहत कोई सदस्य डिस्क्वालीफाई होता है तो उस पर डिसीजन लोकसभा का अध्यक्ष करता है, उसका डिसीजन होता है। और ये बात अलग है कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया कि स्पीकर के जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। अगर कोई एग्राइव्ड पार्टी है तो स्पीकर के जजमेंट को लेकर के 1992 के जजमेंट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के इसको कोर्ट में ले जाया जा सकता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ पे उसका डिसीजन फाइनल होता है। ज्वाइंट सिटिंग मनी बिल के बारे में वो किसी बिल को सर्टिफाई करता है, मनी बिल, ये पावर भी उसी का है। धन विधेयक के बारे में, दल बदल के बारे में। और अगर संसद कोई सीक्रेट सेशन चला रही है, कोई अगर लोकसभा का नेता कोई संसद का गुप्त सत्र चलाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में वो इस बात की व्यवस्था करता है कि कोई बाहरी अनजान व्यक्ति सदन के अंदर न आने पाए या दर्शक दीर्घा में कोई ऐसे स्ट्रेंजर न हो, और जिन लोगों को प्रवेश देना है वो उनकी अनुमति से ही आते हैं। तो ये गुप्त सदन का अधिकार है। और इसी तरीके से ज्वाइंट सिटिंग के प्रोसीडिंग्स की बात हो गई
और एक बात और है कि वो भारतीय संसद और विदेश में जो विभिन्न सांसदों के बीच में एक कड़ी है। वो पार्लियामेंट की जो डिफरेंट कमेटीज बनती हैं, उनका सभापति, उनका अध्यक्ष नियुक्त करना और उन पर नियंत्रण रखना, उनका सुपरविजन पर्यवेक्षण करना, जो विभिन्न पार्लियामेंट्री कमेटीज बनती हैं उनका अध्यक्ष नियुक्त करना, उसका पर्यवेक्षण करना, यह भी काम स्पीकर साहब का ही है। और 3 ऐसी कमेटियां होती हैं जिसका कि वो खुद अध्यक्ष होता है। जैसे आप देखें, बिजनेस कंडक्ट कमेटी है, रूल्स कमेटी है, और तीसरी है सामान्य प्रयोजन समिति, और एक आपका है कार्य मंत्रणा समिति। हिंदी में कहते हैं कार्य, हिंदी में कहते हैं कार्य मंत्रणा समिति। तीन समितियां हैं, एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, दूसरी रूल्स कमेटी है, और तीसरी जो है सामान्य प्रयोजन कमेटी। इसको क्या कहते हैं? जनरल पर्पज कमेटी, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे? कार्य मंत्रणा समिति। ये दूसरा नियम समिति, और तीसरा जो है ये सामान्य प्रयोजन समिति। सामान्य प्रयोजन समिति, ये जो है तीनों का जो है ये स्पीकर इसका अध्यक्ष होता है। और सारे बता ही दिया कि जितनी भी विभिन्न समितियां होती हैं, सबके जो है इन समितियों के सदस्यों का जो चेयरपर्सन होता है, जो सभापति होता है, उसका चुनाव स्पीकर करता है, उसका सुपरविजन करता है? तो ये स्पीकर के ये फंक्शंस हैं, ये अधिकार हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण अधिकार हैं। और थोड़ा सा ये भी देख ले कि स्पीकर की इंडिपेंडेंस को और इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करने के लिए, निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है वो ये है। पहली तो आपको ये कि अगर उसको हटाना है लोकसभा अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को उसके पद से, तो एक मोशन लाना पड़ेगा जिसमें तत्कालीन कुल सदस्यों की संख्या, सामान्य बहुमत नहीं, द टोटल मेंबर ऑफ देन के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। और उसे 14 दिन की नोटिस देना जरूरी है दोनों के केसेस में। ठीक, ये केसेस, ये बातें उपसभापति सभापति पे भी लागू होती हैं। और यहाँ ये है कि हटाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। एक बात, ये प्रावधान ये किया गया। दूसरा, उसका वेतन भत्ता हम जानते हैं कि भारत के संचित निधि पे भारित है, निष्पक्षता के नाते उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तीसरी बात यह है कि उसके वर्क और कंडक्ट पे, उसके कार्य और आचरण पे कोई चर्चा जो है कैन नॉट डिस्कस्ड एंड क्रिटिसाइज्ड एक्सेप्ट ऑन सब्सटेंटिव मोशन। उस लोकसभा में उसके किसी कार्य पे, उसके किसी आचरण पे चर्चा या आलोचना नहीं की जा सकती, सिवाय इसके जबकि कोई सब्सटेंटिव मोशन हो। ये निष्पक्षता की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से उसके पास सदन की प्रक्रिया को नियमित करने के लिए, सदन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसकी शक्ति जो है न्यायालय के जुरिस्डिक्शन से जो है बाहर है। और इसकी इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए कौन व्यवस्था है? हम जानते हैं कि प्रथमतः ये वोट नहीं देता अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो भी प्रिजाइड कर रहे होते हैं पीठासीन के रूप में, वो प्रथमतः मत नहीं देते, वो कास्टिंग वोट का इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा कोई कंडीशन आती है जहां वोट टाई हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो वो जो है निर्णायक मत ही देने का अधिकार है। ये भी उनके जो है निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। तो ये व्यवस्था बनाई गई है इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस के लिए। इसी तरीके से जैसे अध्यक्ष का चुनाव होता है, बात हो रही, जैसे उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। उपाध्यक्ष का कार्य क्या है? उपाध्यक्ष का कार्य वही डिप्टी स्पीकर का, अगर स्पीकर का पद रिक्त है या स्पीकर एब्सेंट है तो उसकी जगह जो है उपाध्यक्ष कार्य करेगा। उपाध्यक्ष अगर ज्वाइंट सिटिंग कोई प्रेसिडेंट बुलाता है किसी
अगर किसी बिल पे डेडलॉक है तो उसकी भी अध्यक्षता वो करेगा। यहाँ ध्यान देने की बात है कि दो ऐसे केसेस हैं, एक ज्वाइंट सिटिंग और दूसरी मनी बिल, जहाँ पे कि लोकसभा के स्पीकर को सभापति से ज़्यादा इख्तियार हैं, ज़्यादा पावर हैं। और एक बात ये भी जान लीजिए कि उपसभापति, या इस केस में कहिए उपसभापति वाले में कहिए या इसमें कहिए कि डिप्टी स्पीकर स्पीकर का अधीनस्थ सबॉर्डिनेट नहीं है। जिस तरीके से उपसभापति सीधे राज्यसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे ही डिप्टी स्पीकर लोकसभा के प्रति सीधे जवाबदेह होता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को, डिप्टी स्पीकर को ये एक प्रिविलेज है, ये एक विशेषाधिकार है कि अगर किसी संसदीय समिति का वो मेंबर बनाया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो उसका सभापति बन जाता है, प्रोजाइड करने लगता है। स्वाभाविक भी है, अगर वो लोकसभा का उपसभापति, क्या कहते हैं कि लोकसभा का वो उपाध्यक्ष है, डिप्टी स्पीकर है, तो अगर उसको किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्रिविलेज है कि वो उसका चेयरपर्सन हो जाता है, सभापति हो जाता है। जानते ही हैं इसके वेतन और भत्ते संचित पे भारी से बात हो गई। हाँ, 11वें लोकसभा से एक स्वस्थ परंपरा का विकास किया गया। ये किया गया, सारे दलों के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि लोकसभा का अध्यक्ष पद तो सत्तारूढ़ दल को दिया जाएगा, लेकिन लोकसभा का उपाध्यक्ष का पद जो है, जो मुख्य विपक्षी दल होगा, उसको देने की बात कही गई। तो ये एक स्वस्थ परंपरा है जो 11वें लोकसभा से प्रारंभ की गई है। इसी तरीके से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद बताया कि एक सभापति की तालिका होती है। सभापति की तालिका के पास भी वही इख्तियार है जो अध्यक्ष के पास है, स्पीकर के पास है। जैसे स्पीकर बना रहता है तब तक जब तक प्रोटेम स्पीकर आकर के चुनाव नहीं कराता, ऐसे ही सॉरी ओथ नहीं दिलाता या स्पीकर का चुनाव नहीं कराता, ऐसे ही ये जो तालिका के नॉमिनेटेड जो मेंबर हैं, जो पैनल के मेंबर होते हैं, 10 जो बनाए जाते हैं, ये भी नए मेंबर जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक ये जो है अपने पद पे बने रहते हैं, जब तक नया पैनल नहीं आ जाता है। जब नए पैनल का चुनाव हो जाता है तब तक ये अपने पद पे बने रहते हैं। ये मोटी मोटी बातें हैं उपाध्यक्ष के बारे में। इसी तरीके से राज्यसभा, जो लोकसभा पे बातें हैं वही सारी राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, उसको पहले ही पढ़ चुके हैं। और उपसभापति की जहाँ तक बात है तो उपसभापति का चुनाव होता है, वहाँ भी जो है उपसभापति का 10 सदस्यों का पैनल होता है और उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में या पद की रिक्तता की स्थिति में वही कार्य करता है। 96 में, आर्टिकल 96 में हमने पढ़ा कि लोकसभा सदस्य को, लोकसभा के अध्यक्ष को अगर हटाने के लिए कोई रेजोल्यूशन विचाराधीन है तो उसको वो प्रिजाइड नहीं करेगा। वो कह सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, मगर वो जो है प्रिजाइड नहीं करेगा, मतलब कास्टिंग वोट नहीं देगा। ये 96 लोकसभा के लिए था। इसी तरह की व्यवस्था जो है 92 में है राज्यसभा के लिए कि अगर राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के खिलाफ कोई इस तरह का मोशन आता है जो विचाराधीन है, जिससे उस पर चर्चा होनी है, तो वो उस सिटिंग को प्रिजाइड नहीं करेगा। ये है। इसी तरीके से आर्टिकल 90 कहता है कि आर्टिकल 90 हमारा, इसी तरीके से आर्टिकल 90 ये बताता है कि अगर उपसभापति का पद रिक्त, इसी तरीके से आर्टिकल 90 के अंतर्गत ये बात है कि उपसभापति का पद रिक्त कैसे होगा। उपसभापति का पद रिक्त वैसे जैसे लोकसभा वाले में बात थी कि अगर उस सदन का सदस्य नहीं रहेगा तो रिक्त हो जाएगा। त्यागपत्र देना है तो जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देके जा रहा था, ऐसे ही सभापति ऐसे ही उपसभापति सभापति को त्यागपत्र दे करके सरक सकता है। तीसरी कंडीशन ये है कि तत्कालीन कुल सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव के द्वारा उपसभापति को हटाया जा सकता है। ऐसे रिजोल्यूशन लाने के पहले ये 14 डेज उसको इंफॉर्मेशन देनी होगी। ये प्रावधान सब वैसे ही हैं जैसे लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में थे, वैसे ही राज्यसभा उपसभापति के बारे में है। बस इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, जय हिंद।